अस्सलाम वालेकुम। इस दौर में इंटरनेट से कौन वाकिफ नहीं। दुनिया की आबादी का करीबन 2/3 हिस्सा यानी 5 अरब से भी ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। अब दुनिया की कोई भी मालूमात इंसान की दस्तरस से दूर नहीं। इंटरनेट की बदौलत दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट चलता कैसे है और कौन इसे कंट्रोल करता है? अक्सर लोगों को लगता है कि इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनीज ही इसको कंट्रोल करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कंपनीज तो आपको सिर्फ सर्विस फराहम कर रही होती हैं इंटरनेट यूसेज के लिए। अगर एक कंपनी आपको ये सर्विस देना बंद कर दे तो क्या आप किसी दूसरी कंपनी की सर्विस लेकर इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते? इसी तरह कुछ लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है या सरकारी इदारे इंटरनेट को कंट्रोल कर रही होती हैं, लेकिन ये भी सच नहीं है। हुकूमत ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट की रसाई आप तक महदूद कर सकती है, किसी वेबसाइट पर पाबंदी लगा सकती है, लेकिन ऐसा करने से पूरी दुनिया के इंटरनेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हकीकत ये है दोस्तों, इंटरनेट मुकम्मल तौर पर किसी की मिल्कियत नहीं, ना किसी कंपनी की और ना ही इंफरादी तौर पर किसी शख्स की। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर इंटरनेट को कोई कंट्रोल नहीं करता और इसका कोई मालिक नहीं, तो ये काम कैसे करता है? ये सारी मालूमात जो इंटरनेट पे पाई जाती है वो कौन दे रहा होता है? ये मालूमात कहाँ होती है और कौन इसके लिए जगह फराहम करता है? जानेंगे यही तमाम बातें आज की इस वीडियो में। इन सवालात का जवाब जानने से पहले हम इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं और आपको इंटरनेट बनाने वाले अफराद और इदारों के बारे में बताते हैं। इंटरनेट की तारीख ज्यादा पुरानी नहीं है। 1950 की दिहाई में रूस और अमेरिका के दरमियान एक सर्द जंग यानी कोल्ड वार का आगाज हो चुका था। दोनों मुल्कों के दरमियान एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए टेक्नोलॉजी और जंगी मैदान में मुकाबला जारी और सारी था। ऐसे में जब रूस 1957 में खला में अपना पहला रॉकेट स्पुतनिक 1 भेजता है तो अमेरिका को ये बात हजम नहीं होती। अमेरिकी हुकूमत ने ARPA यानी एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के नाम से एक इदारे की बुनियाद रखी, जिसके बानी बॉब टेलर और JCR लिकलाइडर थे। इस इदारे का मकसद न सिर्फ दीगर मुमालिक की टेक्नोलॉजी पेशरफ्त पर नजर रखना था, बल्कि अमेरिका को भी टेक्नोलॉजी में आगे ले जाना था। लेकिन इस मकसद के लिए इदारों और यूनिवर्सिटीज का आपस में लिंक होना जरूरी था। लिकलाइडर ने कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने का मशवरा दिया। उसने 3 इदारों सेंटा मोनिका, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले और MIT को आपस में जोड़ दिया। लेकिन इस नेटवर्क में मसला ये था कि जब 2 इदारे आपस में बात करते तो तीसरे से बात करने के लिए दोनों को आपस में राब्ता मुनक़ता करना पड़ता। इसी तरह अगर डेटा ट्रांसफर के दौरान राब्ता मुनक़ता हो जाता तो सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ता। इसके बाद इस इदारे ने इन तमाम नजरियात को लेकर 1969 में 4 इदारों यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सेंटा बारबरा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा को आपस में जोड़ दिया। लेकिन ये नेटवर्क भी बहुत जल्द बैठ गया। 1974 में विंडसर्फ और बॉब कान ने TCP प्रोटोकॉल का निज़ाम मुतारिफ करवाया, जिसके जरिए कंप्यूटर्स के दरमियान डेटा ट्रांसफर किया जाता है। यूं फादर्स ऑफ इंटरनेट कहे जाने वाले विंडसर्फ और बॉब कान ने कंप्यूटर्स के दरमियान डेटा ट्रांसफर का मसला TCP की इजाद से बेहतर बना दिया। 1983 में इन दोनों ने ARPA का नाम तब्दील करके ARPANET रख दिया और साथ में ये शर्त रखी कि जिसे भी इंटरनेट इस्तेमाल करना हो उसे TCP लेना होगा। 1983 में ही डोमेन का मसला हल हो गया और DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम का नजरिया मुतारिफ हुआ। अब वेबसाइट्स को बाकायदा एक नाम से एक्सेस किया जा सकता था। आपकी दिलचस्पी के लिए यहाँ ये बात भी बताती चलूं कि 15 मार्च 1985 को पहला डोमेन रजिस्टर हुआ, जिसे symbolics.com के नाम से रजिस्टर करवाया गया था। 1989 में एक बार फिर विंडसर्फ और बॉब कान ने द वर्ल्ड के नाम से एक कंपनी मुतारिफ करवाई, जो कि ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी थी। अब बरसों की मेहनत कारोबार में बदलने वाली थी, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन घर घर पहुंच सकता था।
बिल्कुल टेलीफोन वायर की तरह। इस सिस्टम को डायल अप सिस्टम का नाम दिया। 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का नजरिया पेश किया। अब बहुत से काम ऑनलाइन हो सकते थे। 1993 में इंटरनेट की तारीख का पहला ब्राउजर मोज़ाइक लॉन्च हुआ। 1998 में हमारा जाना माना सर्च इंजन गूगल मुतारिफ हुआ, जिसका सेहरा लैरी पेज और सर्गे ब्रिन को जाता है। अब बारी आई इंटरनेट पर वीडियो की, तो ये काम 2005 में यूट्यूब के आने के बाद पूरा हो गया। दोस्तों, इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो अरबों कंप्यूटर्स, डिवाइसेस और सार्फिन को जोड़ता है, बिल्कुल किसी जाल की तरह। नेटवर्क दो या दो से ज्यादा मुंसलिक कंप्यूटर सिस्टम्स का एक ग्रुप होता है। इंटरनेट पर मालूमात हासिल करने के लिए एक मखसूस वेबसाइट विजिट करना पड़ती है। इस वेबसाइट पर मौजूद तमाम डेटा एक डेटा सेंटर पर मौजूद है, जो आपसे हजारों मील दूर भी हो सकता है। ये डेटा एक दिलचस्प सफर तय करने के बाद आपके कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचता है। इंटरनेट पर मौजूद कोई भी मवाद अपने मुतालिका सेंटर के अंदर एक पावरफुल कंप्यूटर, जिसे सर्वर कहा जाता है, उसके डेटा स्टोरेज डिवाइस में महफूज होता है, बिल्कुल हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की तरह। ये डेटा स्टोरेज सर्वर की इंटरनल मेमोरी के तौर पर काम करता है। सर्वर का काम महफूज शुदा डेटा को यूजर की दरख्वास्त पर उसे फराहम करना है। अब ये डेटा किस तरह आपके डिवाइस तक मुंतकिल किया जाता है, चलें ये जानने की कोशिश कर लेते हैं। दोस्तों, हर कंप्यूटर जो इंटरनेट से मुंसलिक हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल हो या सर्वर, सब एक यूनिक नंबर से पहचाने जाते हैं, जिसे IP एड्रेस कहा जाता है। यही वो एड्रेस है जिसकी बदौलत तमाम मालूमात अपनी मंजिल तक पहुंचती है। आप किसी भी वेबसाइट पर उसका IP एड्रेस जानकर ही रसाई हासिल कर सकते हैं। क्योंकि IP एड्रेस नंबर्स की शक्ल में होता है, इसलिए किसी भी इंसान के लिए इतने सारे IP एड्रेस को याद रखना और पहचानना मुश्किल होता है। इसलिए DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इस सिस्टम में हर IP एड्रेस के लिए एक यूनिक डोमेन नेम इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह जिस तरह आप अपने मोबाइल में किसी का नंबर पहचानने के लिए उसके नाम से सेव करते हैं, लेकिन ये डोमेन नेम कौन प्रोवाइड करता है और कौन इसे मैनेज करता है? दोस्तों, किसी भी वेबसाइट को URL भी कहा जाता है। इस URL के दो अहम हिस्से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, youtube.com में YouTube डोमेन नेम और .com को टॉप लेवल डोमेन कहा जाता है। आप जब कोई वेबसाइट बनाते हैं और उसे लॉन्च करना चाहते हैं, तो आपको डोमेन नेम खरीदना पड़ता है और साथ ही वेबसाइट को स्टोर करने के लिए एक वेब सर्वर दरकार होता है, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो आपका डेटा स्टोर करने के लिए अपनी खिदमत पेश करती हैं। इन्हें होस्टिंग वेबसाइट्स कहा जाता है। कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो डोमेन नेम बेचने का काम करती हैं, जैसे कि GoDaddy.com। GoDaddy.com पे जाके आप अपनी वेबसाइट के लिए नाम खरीद सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि GoDaddy को किसने कहा और किसने हक दिया डोमेन नेम बेचने का? कोई तो होगा जिसने कहा GoDaddy डोमेन नेम बेच सकता है। जी दोस्तों, इसके ऊपर एक और अथॉरिटी है जिसका नाम है ICANN, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स को टॉप लेवल अथॉरिटी कह सकते हैं इंटरनेट को लेकर। इसके पास पावर है किसी वेबसाइट को ये हक दे कि वो डोमेन नेम बेच सकते हैं। ये वो अथॉरिटी है जो डिसाइड करती है कि किस तरह के डोमेन नेम हो सकते हैं। ICANN बिडिंग के जरिए टॉप लेवल डोमेन बेचती है बाकी कंपनीज को। जिन कंपनीज को ये डोमेन बेचती है उन्हें रजिस्ट्रीज कहते हैं। मिसाल के तौर पे .com का टॉप लेवल डोमेन एक मशहूर कंपनी वेरीसाइन ने खरीदा हुआ है। अब रजिस्ट्रीज के नीचे आता है रजिस्ट्रार्स, जैसे कि GoDaddy.com। ये टॉप लेवल डोमेन प्लस डोमेन नेम लोगों को बेच सकते हैं। रजिस्ट्रार्स खुद किसी टॉप लेवल डोमेन के मालिक तो नहीं होते, लेकिन ICANN ने उन्हें ये इख्तियार दिया है कि वो मतलूबा डोमेन नेम आपको फरोख्त कर सकते हैं। अब कुछ लोगों के जहन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ICANN ही है जो इंटरनेट को मुकम्मल कंट्रोल करता है या उसका मालिक है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ICANN एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जरूर है, लेकिन ये इंटरनेट का मालिक नहीं, क्योंकि इंटरनेट बजाते खुद एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है।
अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि दुनिया के तमाम इंटरनेट सारिफिन, वेबसाइट्स और सर्वर्स किस तरह आपस में कनेक्टेड होते हैं और किस तरह से इनमें डेटा ट्रांसमिशन होती है। इस मकसद के लिए दुनिया में ऑप्टिकल फाइबर्स का एक वसी निज़ाम मौजूद है, जिसके जरिए डेटा लाइट पल्सेस की शक्ल में मुंतकिल किया जाता है। आसान अल्फाज में बोले तो पूरी दुनिया में वायर्स बिछाई हुई है। दुनिया में ऑप्टिकल फाइबर्स के मुकम्मल नेटवर्क को 3 टियर्स में तकसीम किया गया है। टियर 1 में दुनिया के सारे बर्राज़मों और मुल्कों को मिलाया गया है। इस टियर में बहुत दुश्वार गुजार रास्तों से ऑप्टिकल फाइबर को गुजारना पड़ता है, जैसे कि पहाड़ों और समंदर के नीचे से। इसके बाद मुल्कों में मुख्तलिफ सूबों और शहरों को मिलाने के लिए टियर 2 काम करता है, और इसके बाद टियर 3 आते हैं, जो सिर्फ एक मखसूस इलाके के सारिफिन को आपस में मिलाते हैं, जो टियर 1 और टियर 2 से मिले हुए होते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया के कुछ इलाकों में टियर 3 में ऑप्टिकल फाइबर की जगह कॉपर की वायर भी इस्तेमाल होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपका मोबाइल तो किसी वायर से कनेक्टेड नहीं, फिर भी आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे? वो इसलिए क्योंकि आपके मोबाइल तक जो सिग्नल आता है वो एक मोबाइल टावर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में आता है, और असल में ये टावर उस वायर से जुड़ा हुआ होता है। अब आते हैं हमारे सवाल की जानिब कि कौन है जो इंटरनेट को कंट्रोल करता है और इसका मालिक है। इसका सही जवाब ये है दोस्तों कि इंटरनेट का कोई इकलौता मालिक नहीं, हम सब इसके मालिक हैं। आप भी इंटरनेट का एक पार्ट खरीद सकते हैं और उसे ओन कर सकते हैं वेबसाइट बनाकर। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।